आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्य विपक्षी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए 6 बीआरएस एमएलसी आधी रात को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले बीआरएस एमएलसी में दांडे विठुल, भानु प्रताप राव, एमएस प्रभाकर, बोगरापू दयानंद, एगले मलेशम, बसवराजू सरैया शामिल हैं। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और एआईसीसी प्रभारी दीपा दास मुंशी की मौजूदगी में एमएलसी कांग्रेस में शामिल हुए। रेवंत रेड्डी के गुरुवार रात राष्ट्रीय राजधानी की 2 दिवसीय यात्रा से लौटने के तुरंत बाद एमएलसी कांग्रेस में शामिल हो गए। ताज़ा दल बदल के साथ विधान परिषद में कांग्रेस की ताकत बढ़कर 10 हो जाएगी। पिछले साल विधानसभा चुनाव में हार के बाद 6 विधायकों सहित कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, जिससे भारत राष्ट्रीय समिति को लगातार पलायन का सामना करना पड़ रहा है। मल्काजगिरी के सांसद एटाला राजेंद्र ने कहा कि पार्टी तय करेगी कि भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाना चाहिए और यह मायने नहीं रखता कि वह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में है या नहीं। निर्वाचित प्रतिनिधियों के एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने को लेकर गुरुवार को मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग कोई पद नहीं रखते हैं और एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, यह एक बात है। हालांकि दल बदल विरोधी कानून बनने के बाद राज्यसभा और लोकसभा सदस्य, विधायक और एमएलसी तेलंगाना में इस कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। पहले केसीआर ने भी यही किया था। अगर बीआरएस के 39 में से 26 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए तो दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा, उन्होंने कहा। हालांकि एक भी विधायक जिस पार्टी से चुना गया था उससे इस्तीफा दिए बिना एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होना घोर उल्लंघन है और ऐसे तरीके अच्छे नहीं हैं। राज्य में बीजेपी की संभावनाओं पर एटाला ने बताया कि बीजेपी को 2023 में तेलंगाना में सत्ता में आना था। हालांकि विभिन्न कारकों के कारण ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने कहा। लेकिन राज्य विधानसभा चुनाव में 15% वोट शेयर के साथ 6 महीने के भीतर भाजपा का वोट शेयर 36% बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट शेयर है। हैदराबाद पुलिस ने तेलंगाना उच्च न्यायालय में दायर एक जवाबी हलफनामे में खुलासा किया है कि पिछली भारत राष्ट्रीय समिति यानी बीआरएस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के दौरान आरोपी पुलिस अधिकारियों ने कई राजनीतिक नेताओं, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उनके सहयोगियों के मोबाइल फोन अवैध रूप से टैप किए थे। उन्होंने कहा कि आरोपी अधिकारियों ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और वर्तमान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ साथ अन्य लोगों के फोन नंबर के कॉल डिटेल रिकॉर्ड और इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड भी प्राप्त किए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने रेवंत रेड्डी के परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, करीबी सहयोगियों और पार्टी के सदस्यों की प्रोफाइल भी तैयार की। विशेष खुफिया ब्यूरो के एक निलंबित डीएसपी, 2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और एक पूर्व पुलिस उपायुक्त सहित 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क ने शहर के हिटेक्स में आयोजित भारतीय फार्मास्यूटिकल सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान हैदराबाद से विदेशों में बढ़ते फार्मा निर्यात पर प्रकाश डाला। उन्होंने आउटर रिंग रोड के बाहर फार्मा क्लस्टर स्थापित करने और बिजली क्षेत्र में नई नीतियां पेश करने की योजना की घोषणा की। मंत्री श्रीधर बाबू ने फार्मा क्षेत्र में केंद्र के रूप में हैदराबाद की बढ़ती स्थिति पर जोर दिया और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे महत्वपूर्ण निर्यात पर ध्यान दिया। उन्होंने निवेशकों को आवश्यक सुविधाएं और सहायता प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। इसके अतिरिक्त मंत्री कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने वाईएसआर के कार्यकाल के दौरान ओआरआर के विकास और हैदराबाद में आईटी उद्योगों की आमद की प्रशंसा की। उन्होंने क्षेत्रीय रिंग रोड के निर्माण का आह्वान किया और उद्योगपतियों से कॉरपोरेट के सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में योगदान देने का आग्रह किया। क्रिकेट प्रेमी शुक्रवार को टी20 विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य रहे हैदराबाद के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के लिए एक विजय रैली की मेजबानी करने के लिए तैयार है। सिराज के सम्मान में एक रैली शाम 6:30 पर सरोजिनी देवी नेत्र अस्पताल, मेहदीपट्टनम से शुरू होने वाली है और ईदगाह मैदान में समाप्त होगी। बारबाडोस में टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम की विजयी वापसी के बाद गुरुवार को मुंबई में टीम इंडिया का जोरदार स्वागत हुआ। मुंबई के एक विशेष विजय परेड का आयोजन किया गया और विजेता चैंपियन के लिए जयकार करने वाले लोगों की तस्वीरें, वीडियो व्यापक रूप से ऑनलाइन साझा किए गए। सिराज हालिया टी20 विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैदराबाद के एकमात्र क्रिकेटर हैं। हैदराबाद में विजय परेड में भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। हैदराबाद में तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए तैयार है।
जो पदभार संभालने के बाद आज पहली बार शहर का दौरा कर रहे हैं। चंद्रबाबू का शाम 5 बजे बेगमपेट हवाई अड्डे पर पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां उन्हें जुबली हिल्स स्थित उनके आवास तक ले जाने के लिए टीटीडीपी सदस्यों द्वारा एक बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा। चंद्रबाबू की यात्रा की प्रत्याशा में हैदराबाद शहर को पीले मेहराबों, स्वागत फ्लैक्स, बथुकम्मा बोनालस और डीजे से सजाया गया है। चंद्रबाबू के कल प्रजा भवन में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात करने की उम्मीद है। इसके बाद रविवार को सुबह 11 बजे पार्टी नेताओं के साथ बैठक के लिए एनटीआर भवन का दौरा किया जाएगा। हैदराबाद में चंद्रबाबू की मौजूदगी में टीडीपी समर्थकों में उत्साह का माहौल है और उनके आगमन के सम्मान में शहर को पीला रंग दिया गया है। केंद्रीय बजट प्रस्तुति से पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ए चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और कर्ज के बोझ से दबे राज्य को वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए दबाव डाला। सूत्रों ने कहा कि नॉर्थ ब्लॉक में बैठक के दौरान नायडू ने आंध्र प्रदेश में चल रही विभिन्न परियोजनाओं पर प्रकाश डाला, जिनके लिए तत्काल केंद्रीय सहायता की आवश्यकता है। सूत्रों ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं और बढ़े हुए आवंटन की मांग के पीछे तर्क को रेखांकित करते हुए एक विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत किया। बैठक के दौरान केंद्र में टीडीपी के मंत्री मौजूद थे। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश का सार्वजनिक ऋण 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 31.02% से बढ़कर 2023-24 वित्तीय वर्ष में 33.32% हो गया है, जो राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य में गिरावट का संकेत देता है। नायडू की प्रमुख मांगों में पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए धन, पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष सहायता और नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए समर्थन शामिल है। मुख्यमंत्री ने तत्कालीन आंध्र प्रदेश के विभाजन से उत्पन्न लंबित मुद्दों के समाधान की मांग की। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।